सिस्टम के बारे में। बच्चों, आप लोगों को मालूम है कि ये डाइजेस्टिव माने क्या होता है? जो हम लोग खाना खाते हैं उसका पच जाना माने उसके छोटे छोटे पीसेस होना, फिर उसका रस खून में मिल जाना ही डाइजेशन है। अगर ये डाइजेशन नहीं होगा तो हम लोग को भूख कैसे लगेगी? नहीं लग पाएगी ना। तो आज हम लोग बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र के कौन कौन से अंग हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र के मुख्य अंग हैं मुखगुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा तथा मलद्वार। गुदा या मलद्वार एक ही को कहते हैं। अच्छा, मुखगुहा यानी बक्कल कैविटी, मुखगुहा यानी बक्कल कैविटी। तो सबसे पहले जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है? मुंह में, मुखगुहा में। तो मुखगुहा में सबसे पहले कौन काम शुरू करता है? दांत। दांत क्या काम करते हैं? छोटे छोटे पीसेस में भोजन को तोड़ते हैं। अब भोजन में जीभ से क्या मिल जाती है? लार मिलती रहती है। क्या मिलती रहती है? लार। तो लार क्या करती है? भोजन को लसलसा बनाती रहती है। लार भोजन को लसलसा बनाती थी। और लार में टाइलिन नाम का एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नाम का एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देता है। समझ में आता कि लार में कौन सा एंजाइम पाया गया? टाइलिन। टाइलिन नाम का एंजाइम जिसने कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल दिया। अच्छा बच्चों, कभी तुम लोग ने रोटी को बिना सब्जी के चबा चबा के खाया है? नहीं खाया है तो खा के देखना। बहुत देर तक चबाते रहना तो देखना तुम लोग को रोटी मीठी लगने लगेगी। क्या लगने लगेगी? मीठी लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल गया। अब मुखगुहा से भोजन टुकड़ों में टूट गया, लसलसा हो गया। अब कहाँ गया? ग्रसनी में। कहाँ गया? ग्रसनी में। कहाँ गया? ग्रसनी में। ग्रसनी से ग्रास नली में गया, फूड पाइप ना। कहाँ गया? ग्रास नली यानी फूड पाइप में गया। यहाँ भोजन का डाइजेशन नहीं होता है। फिर ग्रास नली से अमाशय यानी स्टमक में गया। अमाशय यानी स्टमक में गया। स्टमक की दीवारों से जठर रस निकलता है। स्टमक की दीवारों से क्या निकलता है? जठर रस का स्रावण होता है। श्रावण माने निकलना। श्रावण माने निकलना। अब बताओ जठर रस में, अब जठर रस माने क्या है? तो जठर रस में पाचक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म। जठर रस का मतलब है पाचक एंजाइम निकलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस श्लेष्म। ठीक, अब हम बताते हैं अमाशय में जो पाचक एंजाइम निकलते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अमाशय की दीवारों से पाचक रस निकलता है या पाचक एंजाइम निकलता है, वो होते हैं पेप्सिन और रेनिन। कौन से होते हैं? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। रेनिन दूध को दही में बदलता है। क्या समझ में आया बच्चों? फिर से समझ लो। अमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। जठर रस में पाचक एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्म होते हैं। अमाशय से जो पाचक एंजाइम निकलता है उसमें पेप्सिन और रेनिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है और रेनिन दूध को दही में बदलता है। दूसरा था पाचक एंजाइम के बाद HCl निकलता है। अमाशय की दीवार से क्या निकलता है? HCl। HCl जो होता है भोजन को अम्लीय बना देता है यानी एसिडिक कर देता है, जिससे भोजन सड़ने नहीं पाता है। और क्या करता है? छोटे छोटे जीव, सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। जब सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो भोजन जल्दी खराब नहीं होगा। अब अमाशय से भोजन कहाँ गया? छोटी आंत।
यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 भागों में बटी होती है, ड्यूडेनम, जजनम एंड इलियम। पहले तुम लोग इतनी सी अभी तीनों पार्ट्स छोड़ दो, अभी छोटी आंत में केवल छोटी आंत के कार्य हम लोग पढ़ते हैं। छोटी आंत में पित्ताशय यानी बाइल डक्ट, पित्ताशय यानी बाइल डक्ट से पित्त रस निकलकर नलिकाओं द्वारा छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में क्या आता है? बाइल डक्ट है, यानी पित्ताशय से पित्त रस निकलकर नलिकाओं के द्वारा छोटी आंत में आता है। और अग्न्याशय से या अग्न्याशयी रस यानी स्प्लीन से, तो अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलकर छोटी आंत में आता है और पित्ताशय से पित्त रस निकल के छोटी आंत में आता है। दोनों नलिकाओं द्वारा छोटी आंत में आते हैं और भोजन में मिलते हैं। अच्छा, पित्त रस और अग्न्याशयी रस के द्वारा होता क्या है? ये प्रोटीन एवं वसा का पाचन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन। ये जो पित्ताशय है से पित्त रस निकला, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकला, इन दोनों के द्वारा प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। अच्छा, इस तरह छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट होते हैं। अब छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में ही भोजन का पूरा पाचन कंप्लीट हो जाता है, पूरा पाचन। अब छोटी आंत के अंतिम भाग में उंगली नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? उंगली नुमा संरचना होती है उसमें। छोटी आंत के, ये देखो चित्र देखते हो, ये हमारी है छोटी आंत। ये क्या है? छोटी आंत। ये क्या है? बड़ी आंत। ये क्या है? अमाशय या स्टमक। ठीक, चित्र देखो ठीक से सब लोग। तो अब छोटी आंत, ये चित्र देखो, स्टमक से भोजन कहाँ आया? छोटी आंत में। कहाँ आया? छोटी आंत में। दिख रहा है ऐसे से। अब छोटी आंत के अंतिम भाग में उंगली नुमा उभार होता है, जिसे क्या कहते हैं? विलाई। क्या कहते हैं? विलाई पाया जाता है। अब विलाई के द्वारा पचे हुए भोजन का रस अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित मानी खींच लिया जाता है या सोख लिया जाता है। खींच लिया जाता है या सोख लिया जाता है। भोजन के रस को विलाई द्वारा सोखने को क्या कहते हैं? अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण। तो अगर कोई पूछेगा कि अवशोषण किसे कहते हैं, तो जो भोजन पच गया मतलब पिस गया समझो, तो उसका जो रस है वो भोजन जो विलाई के द्वारा सोखा जाता है उसको कहते हैं अवशोषण। या किसी भी भाग द्वारा सोखा जाता है उसको क्या कहते हैं? अवशोषण। अवशोषण के बाद भोजन का रस कोशिकाओं द्वारा कहाँ मिल जाता है? खून में मिल जाता है। अब खून के द्वारा वो प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है और खून के साथ ऑक्सीजन भी आती है। अब ऑक्सीजन और खाने का रस जब मिलता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब ये एनर्जी होती है कोशिकाओं के एटीपी में संचित हो जाती है। अब जो भोजन बचा वो कहाँ गया? जो रस तो सोख लिया गया। अब जो बचा भोजन वो बड़ी आंत में गया। कहाँ गया? बड़ी आंत में। बड़ी आंत कैसी होती है? स्पंजी। कैसी होती है? ये देखो बड़ी आंत का चित्र। बड़ी आंत कैसी होती है? स्पंजी एवं मोटी एवं स्पंजी होती है। अब ये क्या करती है? जो बचा हुआ रस है, जो थोड़ा बहुत रस बच गया है छोटी आंत में, उसको खींच लेती है, अवशोषित कर लेती है। अब जो बचा वो कहाँ? मलाशय में। कहाँ इकट्ठा हो गया? जो भोजन बच गया तो अर्ध ठोस के रूप में वो मलाशय में एकत्र हो गया और समय समय पर उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इसको कहते हैं बहिक्षेपण। क्या कहते हैं? बहिक्षेपण।
अच्छा, तुम लोग ने एक चीज ध्यान दिया, जो अवशोषण के पश्चात जो भोजन का रस खून में मिलकर शरीर में जाता है, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसे क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। भोजन के रस का कोशिकाओं में मिलना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। क्या कहलाता है? स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण के पश्चात जो भोजन बचता है वो बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में भोजन के रस को और अच्छा भोजन मलाशय में चला जाता है। मलाशय से समय समय पर बाहर निकलता है। बाहर निकलने की क्रिया को कहते हैं बहिक्षेपण। आशा है कि तुम सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। कम से कम 3 बार इसे देखना और लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद।